दिबांग कुछ आंकड़ा देंगे, बताएंगे कौन आगे है आपकी निगाह में? चूंकि मैंने कवर नहीं किया संदीप, ईमानदारी की बात यह है कि मैंने कवर नहीं किया और अक्सर मैं कवर करता हूँ और बहुत उत्साह के साथ कवर करता हूँ मुझे लगता है। और जो मैं कवर करता हूँ ज़्यादातर झुग्गी झोपड़ी कॉलोनीज़ और रीसेटलमेंट कॉलोनीज़, वहीं पर मैं जाता हूँ। पर मैंने इस बार किया नहीं है तो मेरे को बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। आप चूंकि कवरेज कर आए हैं और अगर आप इशारा करें कि भाई झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों में, रीसेटलमेंट कॉलोनियों में कैसा रहा, तो मैं आपका टेक लेते हुए, यानी अगर गफलत होगी तो फिर आपकी रिपोर्टिंग बर्बाद नहीं, जैसे मैंने दिबांग का टेक लिया। हाँ नहीं, ये बहुत हल्के से जो महीन तरीके से कि बेटा बहुत समझदार बन रहे हो, बहुत चालाक बन रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो, लाओ तुम्हारे गले में घंटी बांध देता हूँ। आपको अगर आंकड़ा चाहिए तो मैं एक दूसरा आंकड़ा दे सकता हूँ जो इससे बिल्कुल अलग है। हाँ। जिस पर भी चर्चा मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में होगी, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। हाँ। क्योंकि लोगों ने कहा किस तरह से आरएसएस अब खुलकर प्रचार करती है बीजेपी के लिए। 250 विस्तारक आरएसएस झुग्गी झोपड़ी में घुसे हुए थे। हाँ। अब मैं बात पूरी कर लूं। आरएसएस ने महाराष्ट्र में किया और अब आरएसएस खुद कहती भी है। तो दिल्ली में कहा जा रहा है कि करीब 50,000 ड्राइंग रूमों में बैठक हुई, यानी छोटी छोटी बैठकें हुई, जिसमें ड्राइंग रूम्स, ऑफिसेस, शॉपिंग मॉल्स, वहाँ पर इनकी बैठक हुई। दिल्ली को आरएसएस ने कुल मिलाकर 8 विभागों में बांटा हुआ है और एक पंच परिवर्तन की वहाँ पर बात हुई और उसमें ये निकल कर आया कि किस तरीके से बदलाव की ज़रूरत है और किस तरीके से बीजेपी बदलाव कर सकती है। तो एक बार फिर आरएसएस की भूमिका यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें पर मैं यहाँ एक बात कह दूं, ये मुझे भी काफी साल हो गए अब पत्रकारिता में, ये आरएसएस का जो फिनोमेना है ना, और अभय आपका कमेंट भी चाहूंगा, वो जब बीजेपी जीतती है तो आरएसएस की बड़ी बल्ले बल्ले होती है, आरएसएस ने जिता दिया, और बीजेपी को माकूल नतीजे ना मिले तो वो आरएसएस का नाम ले। ये तो अभी बात हो रही है, अभी तो मैं वही कह रहा हूं, दूर हैं। लोकसभा चुनाव में कि आरएसएस कहां थी, वो 400 का आंकड़ा 240 पर ही कैसे रह गया? तो आरएसएस का प्रचार तंत्र और लोकसभा चुनाव में, माफ कीजिएगा, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बातें जेपी नड्डा ने कही थी, उससे तो साफ था आरएसएस कहां थी। अच्छा, लोकसभा में नाराज ना होके वो बिल्कुल सब कुछ पूरा, जिस तरह से मोहन भागवत लगातार बयान दे रहे थे, जिस तरह से जेपी नड्डा का बयान नाराज था लोकसभा में, वो खुश हो गया हरियाणा में और उछल कूद करके पूरा प्रचार में घुस गया। कोई ना बयान तब तक वापस लिया गया था। नहीं, अगर आप देखें उसके बाद मनोहर लाल खट्टर को भी हटा दिया गया, आरएसएस के प्रिय को वहां से। संदीप, ये आप जानते हैं कि उसके बाद बातचीत हुई और आपने देखा किस तरीके से हरियाणा में, महाराष्ट्र में आरएसएस ने खुलकर प्रचार किया और प्रचार ही नहीं किया, जो कि एक हैरानी की। ये बात बिल्कुल सही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लोकसभा चुनाव और उससे पहले कभी भी चुनाव प्रचार में उनकी कैसी भागीदारी हुई है इसकी कोई स्पष्ट दावेदारी नहीं करता था। जो कुछ होता था कयास था कि भाई भाजपा के साथ खड़े हुए हैं वो लोग। हाँ। उनका समर्थन है नहीं है, नाराज हैं, दुखी। इस बार विधानसभा चुनावों में लगातार वो चुनाव होने से पहले ही कहता है। इस पर भी पर्दा था, वो पर्दा हट गया, फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। तो देखते हैं 8 तारीख को इसके बारे में भी चर्चा हो जाएगी। हमारे साथ मनोज कुमार भी जुड़ गए हैं। मट्रीज का हमने यहाँ पर एग्जिट पोल दिखाया था, सर्वे सर्वा भी हैं, और यहाँ पर जो पत्रकार सब कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, और यहाँ पर विनोद और अभय दुबे कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को बढ़त, राकेश कह रहे हैं बीजेपी को बढ़त, और मनोज भाई आप भी कह रहे हैं भाई कांटे की टक्कर है, एनीथिंग इज पॉसिबल, बीजेपी 35 से 40 और आम आदमी पार्टी 32 से 37, यानी कि किसी को भी बहुमत मिल सकती है मनोज, पर ज्यादा चांसेस बीजेपी के लग रहे हैं जी। ये आपका आंकड़े सजेस्ट करते हैं जी। संदीप जी, सबसे तो खुशी की बात है कि जिस तरीके से हम लोग एग्जिट पोल लेकर आते हैं तो अपने को बचाते हुए निकलते हैं आंकड़े को प्रेजेंट करते समय। और आज तो खुशी की इस बात की कि 2 बड़े पत्रकार भी मेरे साथ जुड़ गए हैं कि वो एज को लेते हुए चल रहे हैं, अपने आप को बचाते लेके चल रहे हैं। देखिए, जब भी आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है और जो चीज़ें दिख रही हैं इस आंकड़े में, एक रूलिंग पार्टी है और इस रूलिंग पार्टी पिछले 10 सालों में बहुत बड़े मार्जिन के साथ अपने आप को यहाँ पे स्थापित की हुई है। आज जो आंकड़े आ रहे हैं उस आंकड़े को इट इज प्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, इसलिए
कि यहाँ पे ये डर बना हुआ है कि ये आंकड़ा घटेगा तो कितना घटेगा और बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा। और तो इसमें एक और चीज मनोज, आप बुरा मत मानिएगा, ये आंकड़े जो आपने लिए हैं ये अर्ली ट्रेंड्स, आप सुबह से ही, वो 7 बजे से वोटिंग तो शुरू हो गई थी, पर जो आपका फाइनल आंकड़ा आया वो तब आ चुका था जब वोटिंग अभी जारी थी। वो लास्ट मिनट पे आखिरी घंटे में कौन आया और वो किसके पक्ष में आया, कई बार लास्ट घंटे की वोटिंग भी चुनाव पलट देती है। शायद आपके पास वो आंकड़े नहीं गए, लेकिन मैं एबीवीपी को ये बातें बता चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट होता है कि लास्ट आवर जो 3 घंटे का पोल बचेगा उसमें किस तरीके से पोल कराना, जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में किया, उन्होंने महाराष्ट्र में किया, और अंतिम समय में जो उसने पोल कराकर अपने को निकाला, आम आदमी पार्टी ने भी ये कोशिश यहां पे किया है। लेकिन सामने वाला जो था वो उसकी यही क्या कहिएगा पूरी रिसर्च बची हुई कि लास्ट में कैसे पोल कराना है। तो भारतीय जनता पार्टी सामने थी, तो आम आदमी पार्टी का जो हम लोगों ने 3 बजे तक देखा था वो 7 से 8% बीजेपी और आम आदमी पार्टी में डिफरेंस आ गया था वोट ऑफ परसेंटेज पे, लेकिन वो कवर करता चला गया। दूसरी बात है कि आम आदमी तो पार्टी, आपने लास्ट आंकड़ा कब तक का मैं 5 बजे शाम तक का आंकड़ा लिया हूं। 5 बजे तक ना, मैं वही तो पूछ रहा हूं। 6 बजे तक तो चली है वोटिंग मनोज, और 6 के भी उसके बाद भी लोग 6:30 पौने 7 तक कुछ पोलिंग बूथ्स में वो खड़े हुए थे, तो उनको वोट डालने का हक होता है। कोई ज्यादा चेंजेज नहीं आता संदीप मैं जी, यही चीज जी संदीप जी, उसमें कोई ज्यादा चेंजेज नहीं आता है। जब शुरू के हम ट्रेंड को पकड़ लेते हैं, सिर्फ एग्जिट पोल हम लेकर इस डेटाबेस को लेकर नहीं आते। हमारा उसमें बहुत सारे मेथड है जिसके थ्रू हम लोग करते हैं, जैसे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जो हमारा होता है उससे मैच कराते हैं। इसके बाद हम कंफर्म होते हैं किन सीटों पे रुझान क्या है और तब लेकर आते हैं। अच्छा, सबसे ये बड़ी बात जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी 46%, आम आदमी पार्टी 44%। बीजेपी को अगर हम थोड़ा वर्गीकरण करें वोटर का, कौन से वोटर बीजेपी की तरफ झुकाव ज्यादा करते हुए दिखाई दिए और कौन सा वोट आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा रहा? छिटका है पर वो खड़ा रहा, वो कौन सा वोटर था? जैसे देखिए, महिलाओं में पिछले 2 इलेक्शन में आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के साथ थे, और हम लोगों ने जब ओपिनियन पोल भी लेकर आए थे उस समय भी महिलाएं कुछ हद तक दिख रही थी। लेकिन पिछले 4 दिनों के अंदर महिलाओं का जो रुझान था आम आदमी पार्टी की तरफ, उसमें टूट हुआ है। और 10% जो पिछले पोल में से इस बार 10% आम आदमी पार्टी की तरफ से महिलाएं टूटी है, जो उसका सबसे स्ट्रॉन्ग वोटर होता था। दूसरी बात है कि इसमें मिडिल क्लास औरतों का पुट ज्यादा था, या ये मिडिल हो या गरीब तबके की भी महिलाएं बराबर ऐसे? जी संदीप जी, उसी पे जा रहा था, उसी में जा रहा था। देखिए, जिस तरीके से मैंने बताया कि 10% जो महिलाएं थी वो टूटी हैं और वो जाकर भारतीय जनता पार्टी के जुटी हैं। यदि आप जो आम आदमी पार्टी का सबसे जो बेस था, जहां पे उनका एरिया था, वो स्लम एरिया में था, जहां से वो वोट को उठा कर लाते थे। दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहां पर इसके अपने वोटर नहीं है, इसकी अपनी हवा नहीं है, इसका अपना नहीं, सिर्फ जमीन है दिल्ली का। और इसीलिए कहा जाता है कि सब लोग मिलकर दिल्ली को दिल बनाया है और ये भारत की राजधानी है। यहाँ पे हर स्टेट से लोग आते हैं, वो जात के आधार पे, भाषा के आधार पे, कम्युनिटी के आधार पे ये वोट कम करते हैं उनको कि हमको सरकार से कितना बेनिफिट मिला है, कितना वो दे सकते हैं। लेकिन जिन बस्तियों पे इनका कब्जा था, जिन एरिया में इनका कब्जा था, वहाँ पे पानी चाहिए था, सड़क चाहिए था, सीवर चाहिए था। आप संदीप जी बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, दिल्ली को भी कवर कर रहे हैं। आज उन बस्तियों पे जाइए तो लोग कहते हैं कि भाई पानी का बिल तो आपने माफ किया, तो मतलब पानी दिया भी छिटकाव हुआ है? जी, हर वर्ग में चटका हुआ है। और मुसलमान दलितों में छिटकाव हुआ है, या वो मुसलमान दलित तबका आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा रहा? अब देखिए, दलित को समझने के लिए बात कर रहे हैं कि दिल्ली का सीट जो है, नई दिल्ली का, जहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी खड़े थे, वहाँ पे वाल्मीकि समाज का भी एक अच्छा खासा वोट रहा हुआ है। और वो वोट आज के डेट में मुझे बीजेपी के तरफ से जाते हुए दिख रहा। तो हम इस चीज को मान के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट का जो वोट है वो शिफ्ट हुआ है, आम आदमी पार्टी के तरफ से टूटा है। उसी तरह से जो इनके रविदास केजरीवाल भी चुनाव हार सकते हैं। जितने 5 बड़े चेहरे हैं उनके लिए तो खतरे हैं। 5 बड़े चेहरों के लिए खतरा है। हाँ, 100%। यहाँ तक कि मैं कहूंगा कि यहाँ मुख्यमंत्री अतिशी के लिए भी बहुत अच्छे आज का पोल
नहीं है उनके लिए भी है। चूंकि जब हम लोग वहां कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि अरे आप क्या ले रहे हैं, सर्वे लेना है तो अतिशी जी के घर के पीछे जाइए, आप देखिए कि कितना कूड़ा है, कितने वहां पे पानियों का परेशानी है, उन लोगों से मिलिए, आप इस बूथ पे क्या लेकर करेंगे। तो हमारे लोगों को लोगों ने ले जाकर अपने कॉलोनी में दिखा रहे थे कि देखिए इस तरह की समस्या है। तो जब मुख्यमंत्री के घर के इर्द गिर्द आपका सैंपल साइज कितना था? मैंने 37,000 प्लस हमारा लिया है और वो सारे लोगों को, लेकिन देखिए, हाँ संदीप जी आपने पूछ लिया तो अच्छा भी किया। लोग कहते हैं कि भाई 37,000 आपने लेकर आप एग्जिट पोल लेकर आ रहे हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि कभी भी एग्जिट पोल जो आता है उस दिन का जो डाटा कलेक्शन है उसी से नहीं आता है। हम पिछले 6 महीने से कर रहे हैं और एक एक चीज पे हम लोग कलेक्ट करते हैं कि क्या फिर वो तो ओपिनियन और एग्जिट का घालमेल हो गया जी। तो इसलिए उस चीजों को हम लोग जब जोड़ते नहीं है, क्योंकि आज मैंने 37,000 किया, लेकिन पिछला जो ये बेस जो बना है वो पीछे जो 1 लाख से ऊपर जब हम लोगों ने ओपिनियन पोल लिया है उसके आधार पे आज हमने एग्जिट पोल के डेटा को रिलीज किया। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।